हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का केमिकल बॉन्डिंग का एक नया लेक्चर है जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो सबसे पहले तो इससे हम लोग पीछे की बातें कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था, हम लोगों ने वन डे वाल फोर्सेस के बारे में, और मैंने आप लोग को बताया था कि वो एक प्रकार का फोर्स है, एक प्रकार का वीक फोर्स है, बहुत ही वीक फोर्स है ना, इन कंपेयर टू बॉन्ड्स सच एज आयनिक कोवैलेंट। ठीक है, तो उसके बाद जो हम लोग का एक टॉपिक जो है दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, ये भी और कुछ नहीं बल्कि एक प्रकार का जो है वीक फोर्स है। लेकिन ये जो ये भी वीक फोर्स जरूर है, लेकिन ये वन डे वाल फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, और बॉन्ड से कमजोर। ठीक है, तो हम लोग सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग फोर्सेस ही इन लोगों में होगा। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग में उससे कम, और सबसे कम जो होता है वो वन डे वाल फोर्स। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड्स में, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर हमारा वन डे वाल फोर्स। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं फिर कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। तो नाम से स्पष्ट है जैसा कि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, बॉन्डिंग यानी कहीं ना कहीं दूसरे से कनेक्टिविटी की बात कर रहा है, मतलब दूसरे से बॉन्ड बनाने के बारे में बात कर रहा है। तो कहोगे सर तो यार ये कौन सी बड़ी बात हो गई, HCl बॉन्ड बनाता ही है, तो ये क्या हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? तो कहेंगे बिल्कुल नहीं। यहाँ जो बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, बिकॉज यहाँ जो हमारा बॉन्ड है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और कभी भी दो एटम के बीच या टू नॉनमेटल्स के बीच अगर इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्या? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आप लोग फिर सोच रहे होंगे कि फिर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है, फिर क्या बात है, आखिरकार फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा कैसे, कैसे बनेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो चलिए फिर उसी को हमें तो डिस्कस एक्चुअली हम लोग को इस लेक्चर में करना ही है। तो कहते हैं क्या, कोई भी मॉलिक्यूल है ना जिसमें ऑलरेडी पहले से ही हाइड्रोजन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ा हुआ है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है। कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा कौन? हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजन जो पहले से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है किसी एटम के साथ, वो हाइड्रोजन किसी दूसरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो है पार्शियली बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, या यूं कहो कि पार्शियली यानी कि एक वीक फोर्स के द्वारा दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है। तो वहां से जो एक वीक फोर्स का जो फॉर्मेशन होगा, एक जो वीक फोर्स लगेगा उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे मान लीजिए कि HF है ना, और HF ये मॉलिक्यूल देख रहे हैं। जैसे कि पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि वन डे वाल फोर्सेस है वो किसके विषय में था बच्चों? मॉलिक्यूल्स के बीच। सेम बात यहाँ भी है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो मॉलिक्यूल्स के बीच होगी। ठीक है ना, मतलब कहने का सेंस है कि मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे का फोर्स लगाता है। तो लगाने का तरीका क्या क्या हो सकता है? वन डे वाल फोर्स में हम लोगों ने 4 टाइप पढ़ा था, उसके अलावा एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। जैसे अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि फ्लोरीन जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये फ्लोरीन के साथ ये हाइड्रोजन क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसमें पार्शियल आएगा नेगेटिव, और इस पर क्या जाएगा बच्चों? पार्शियल पॉजिटिव। बिकॉज ये जो है इसके इलेक्ट्रॉन फिर खींचेगा अपनी ओर, तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा रिच और ये थोड़ा सा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। फिर लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इसे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा ये क्या किया हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ, है ना। अभी क्या है, अब क्योंकि यहाँ पर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके बॉन्डेड पेयर को ये खींचेगा, तो इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। अब क्या देख रहे हैं हम लोग
जब मॉलिक्यूल्स आपस में आए, जब क्लोज एक दूसरे क्लोज आएगा, इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होने के कारण ये तो ये सारे ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ क्या होंगे, एक वीक फोर्स के द्वारा जो है होंगे एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, जिसको हम लोग कह रहे हैं एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो फिर आपके दिमाग में ये भी सवाल चल रहा होगा कि सर क्या फिर ऐसा भी है क्या कि किसी भी केस में जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होगा जैसे Br है ना, Cl I, ये सब भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, है ना। कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए बच्चों कि निश्चित रूप से जो कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा किसी मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन पहले से ही बॉन्डेड है, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जो हाइड्रोजन पहले से बॉन्डेड है उसका या उसके संपर्क में, है ना, या तो फ्लोरीन आ जाए, या तो ऑक्सीजन आ जाए, या तो नाइट्रोजन आ जाए, ठीक है, या तो फ्लोरीन आ जाए, या तो ऑक्सीजन आ जाए, या तो नाइट्रोजन आ जाए। मतलब ये तीन एटम अगर किसी हाइड्रोजन के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो दे मे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो फिर मैटर है क्या कि क्या क्राइटेरिया क्या है, क्या सिर्फ और सिर्फ ये तीन एलिमेंट्स क्यों है? तो कहते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो हो वो 3 के बराबर हो जाए बच्चों, या 3 से ज्यादा, 3 के बराबर या 3 से ज्यादा, उस केस में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो सकता है, उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ध्यान में कंडीशन में बता रहा हूं कि कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम, है ना, अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो दे मे फॉर्म व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देके आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि जैसे कि मैंने अभी जस्ट मैंने बताया आपको एक HF का एग्जांपल। तो अगर मान लीजिए कि HF अगर H2O के संपर्क में आए तो क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा? तो हम सोचें इसको थोड़ा सा हम लोग एनर्जी में लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं HF। तो ध्यान से देखिए, F है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, इसके बॉन्डेड पेयर को खींचेगा अपनी ओर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा अपनी ओर, जिसमें पार्शियल नेगेटिव से पार्शियल पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर है ऑक्सीजन बैठा पड़ा है पहले से, तो क्या करेगा ये ऑक्सीजन के पास पहले से जो है क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप है, बिकॉज ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच रहा है, तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रिच, ये सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। तो क्या होगा एक्चुअली, ये चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच जब आपस में आएंगे तो एक दूसरे के साथ जो है बॉन्डिंग कर लेंगे, और ये बॉन्डिंग करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो कहने का सेंस है कि अगर हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि X, H और Y इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो सकता है। मीनिंग X हम लोग किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन को मान रहे हैं, उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, और किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के संपर्क में जब ये हाइड्रोजन आएगा तो वहां पर क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है हमारा, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो X यानी कि ये जो बॉन्ड को दिख रहा है और यहाँ जो हम लोग को दिख रहा है वीक फोर्स, ये दोनों की एनर्जी क्या एक जैसी होगी? तो बोला जाएगा बिल्कुल भी नहीं। ये हम लोग कह सकते हैं कि ये ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा और ये क्या करेगा बच्चों, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, है ना, ये ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा और ये कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इस दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसके कंपेयर में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बच्चों यहाँ जो ये जो बॉन्ड होगा इस बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होगा, है ना, इससे ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी। कह सकते हैं
कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा एक्स एच का ज्यादा होगा एच वाई से, ठीक है, बिकॉज ये वीक फोर्स है। और 99.9% केस में ऐसा ही है। एक एक्सेप्शनल केस है हमारा HF2 माइनस, HF2 माइनस मीनिंग क्या है, HF है ना, और इसके साथ कोई F नेगेटिव आ गया, ठीक है, HF और F नेगेटिव, ठीक है, क्या है, इससे पर से नेगेटिव आएगा, इससे पर से पॉजिटिव आएगा, इसलिए यहाँ पर H एक पर दो नेगेटिव दिया, एक नेगेटिव यहाँ और एक पास नेगेटिव यहाँ। तो क्या हो रहा है बच्चों कि यहाँ जो है क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4 के बराबर होती है ना, जिस कारण से क्या करेगा कि यहाँ जो इसको अट्रैक्ट करेगा एक्चुअली ये अट्रैक्शन बहुत मजबूत होगा। तो कहते हैं क्या कि इस केस में जो FH की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो HF के लगभग बराबर होगा, लगभग बराबर होगा, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये केस है HF मॉलिक्यूल्स के बीच ही है और कहीं पर ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। HF2 माइनस इस केस में कोवेलेंट बॉन्ड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के बॉन्ड स्ट्रेंथ के लगभग जो है बराबर आ जाता है, और 99% केस में जो है कोवेलेंट बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्ड के बॉन्ड स्ट्रेंथ से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो अभी तक इतना सारी बातें हम लोगों ने कर लिया, कंडीशन में पढ़े, लेकिन अभी तक हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफाइन नहीं किया है। तो बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर ले, डिफाइन कर ले। चलिए फिर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफाइन कर लेते हैं। लिख सकते हैं हम लोग, इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, it is an electrostatic force, it is an electrostatic force between covalently bonded hydrogen atom of one molecule and electronegative atom, ठीक है। ये जो है हमारा क्या होगा बच्चों, डिफिनेशन हो गया। ध्यान रहे ये कभी भी आयनिक कंपाउंड में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, कभी भी आयनिक बॉन्ड आयनिक कंपाउंड में कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होता है ना। अब कंडीशन के बाद मैंने कंडीशन मैंने बोल दिया कि अगर कंडीशन फॉर, अगर आपसे पूछे कोई कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो क्या कहेंगे, कोवेलेंटली bonded hydrogen atom should be bonded with highly electronegative atom, highly electronegative atom such as fluorine, oxygen and nitrogen, and in rare cases कार्बन एंड क्लोरीन, ठीक है। और रेयर केस में जो है बच्चों कार्बन और क्लोरीन के बीच जो है, कार्बन और क्लोरीन के बीच नहीं, सॉरी, कार्बन और क्लोरीन भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये ऑर्गेनिक केसेस के केस में कार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, तो
तो फिर कार्बन जो होगा जहां ऑर्गेनिक कंपाउंड का केस आएगा वहां पर हम लोग इसकी बात करेंगे, वो ये बहुत ही रेयर है ना, बहुत रेयर, मेनली फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, मेनली फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। चलिए फिर थोड़ा सा हम लोग और एग्जांपल देख लेते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं NH3 का। अब कोई कंटेनर है रिलेटेड, सपोज इसमें बहुत सारा NH3 का मॉलिक्यूल्स होगा, बहुत सारा NH3 का मॉलिक्यूल्स होगा, तो NH3 के मॉलिक्यूल्स के बीच जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा बच्चों। कैसे, क्यों, समझिए। तो मान लीजिए कि NH इसको इस तरीके से जोड़ सकते हैं हम, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग NH फिर लिख सकते हैं NH क्या मैंने कहा आपको, X H Y, देखिए ध्यान से, X ये H और ये Y, देखिए और नाइट्रोजन है, ये कोवैलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम है, इसके बीच जो है क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर देखिए ध्यान से, X H Y हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के गैस में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो सकता है ना। और मैक्सिमम केसेस में फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस में हर हाल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता ही है। और इन रेयर केसेस कार्बन एंड फ्लोरीन, मैं इसको भी डिस्कस करूंगा कि कब और कैसे। हाँ तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, इन सम केसेस कार्बन फ्लोरीन ये सारे भी जो है क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक ऐसा एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। जैसे मैं क्लोरोफॉर्म की बात कर रहा हूं, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। इस एग्जांपल को प्रॉपर आप 12th क्लास के सॉल्यूशन चैप्टर में देखेंगे। दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, विथ नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन का ये एग्जांपल है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या था बच्चों? क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर होता है सी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH3 और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों, ऐसा हो जाएगा H C डबल बॉन्ड O CH3 ये हमारा हो गया एसीटोन। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपेनॉन भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोपेनॉन कहते हैं। अब देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ जो क्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, लेकिन ये भी बात जानते हैं हम लोग कि ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, FON के हिसाब से, FON के हिसाब से इन रेयर केसेस है, देखेंगे जहां एग्जांपल आएगा वहां पर डिस्कस कर लेंगे इसको, और कम से कम हम कार्बन वाला टर्म को डिस्कस कर लेते हैं। देख रहे हैं क्या कि कार्बन के बॉन्डेड पेयर को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को, ये क्लोरीन, ये तीन क्लोरीन मिल करके क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है अपनी ओर। और क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो चूंकि ये तीनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तीनों सेम एटम है, वही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये क्या करेगा, इसके बॉन्डेड पेयर खींचेगा अपनी ओर, तो इसको बना देगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसको बना देगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो 3 से ज्यादा हो जाता है, जिस कारण से यहाँ क्या होगा बच्चों, इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, जिस कारण से ये जब दोनों दूसरे के नजदीक आएंगे तो यहाँ क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, क्या कर लेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। तो बच्चों ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई। फिर चलिए हम लोग कुछ और बातें करते हैं। जैसे एक हमारा बोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H3BO3। तो कहते हैं क्या
ये जो है H3BO3 ये डायमर फॉर्म में पाया जाता है। डायमर, डाई का मतलब दो, मर मतलब कंपोनेंट। डाई मतलब दो, मर का सेंस क्या है बच्चों? कंपोनेंट, कंपोनेंट। तो क्यों H3BO3 जो हमारा बोरिक एसिड है वो जो है डायमर फॉर्म में क्यों पाया जाता है, मतलब दो कंपोनेंट ग्रुप में हमेशा क्यों पाया जाता है? तो कॉमन सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही लफड़ा होगा। तो कहते हैं क्या, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। H3BO3 3H है ना, 3O 1B, 3H 1B 3O। इस तरीके से एक्चुअली होता क्या बच्चों कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। देख रहे हैं हम लोग X H और ये Y, ऑक्सीजन है, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, फोन ही है, FON ही है, फ्लोरीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन में से ही है, तो पक्का है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ही होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, जिस कारण से H3BO3 जो है वो हमेशा डायमर के फॉर्म में पाए जाते हैं, कभी भी सिंगल कंपाउंड्स के रूप में पाए नहीं जाते। फिर एक और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि CH3COOH का जो मोलिकुलर मास होता है बच्चों, हम लोग के एक्सपेक्टेड मोलिकुलर मास से 2 गुना होता है, 2 टाइम्स ज्यादा होता है। क्यों है ना? ये जो हमारा एसिटिक एसिड जो है ये हम लोग सिंपली लिखते हैं ऐसे RCOH, ये भी डायमर फॉर्म में पाया जाता है। इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि CH3COOH का जो मोलिकुलर मास होता है वो क्यों 2 गुना होता है ना? तो 2 टाइम्स होने का मतलब क्या है बच्चों कि इसका इसके मास से 2 गुना होने का मतलब है कि इसका 2 मॉलिक्यूल से एक साथ जुड़ा हुआ होगा। तो कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर, आप सोचें, C11O OH और ये H, C11O OH और C H H H। देखिए ध्यान से X H Y, यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, जिस कारण से ये हमेशा 2 एटम्स के रूप में पाए जाते हैं। और 2 एटम्स के रूप में, सॉरी 2 एटम्स नहीं, 2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। और 2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाए जाने के कारण से जो है इसका मॉलिक्यूलर मास होता है वो एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर मास से 2 गुना ज्यादा होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये सब जनरली कंफ्यूजिंग भी रहता है। मैंने इसको क्या कर दिया, आप लोगों को डिस्कस कर दिया है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड हम लोग कुछ टर्म सॉल्युबिलिटी की भी बात कर सकते हैं कि किसका मतलब मान लीजिए कोई भी हमारा कंपाउंड है उसका वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात कर सकते हैं कि किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है ना, या हम लोग बहुत तरह का क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह के क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो जो जैसे कि मैंने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे आप बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी जैसे क्वेश्चन को भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कहीं कोई सॉल्युबिलिटी की बात आपको करे, किसका सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा, किसका कम, तो सीधी सी बात है सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड करता है किस पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X, मीनिंग क्या कीजिए X H Y, है ना, मतलब वह एटम जिसके साथ हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा क्या किया हुआ है, जुड़ा हुआ है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना बढ़िया से पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, उतना ही आसानी से ये दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं कंपेयर के लिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, ROH और NH
3। ठीक है, और दोनों का हमको सॉल्युबिलिटी ढूंढना है किसमें, वाटर में। ठीक है ना, दोनों का सॉल्युबिलिटी ढूंढना है कहाँ, वाटर में। तो ध्यान से इसको हम लोग वाटर के साथ कंपेयर करते हैं। तो ROHOH। ठीक है, तो क्या है XHY, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहीं पे होगी। तो यहां पर जो है क्या है, ऑक्सीजन है हमारा। बड़ा ध्यान से, क्या यहां ये ऑक्सीजन है, यहां देखते हैं क्या होता है, तो NHH और इसके साथ भी आएगा वाटर। ठीक है, तब ध्यान से देखिए, यहां नाइट्रोजन है, यहां X H और ये Y, यहां पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां जो देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि सॉलिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X। यहां देखिए, यहां ऑक्सीजन है, यहां नाइट्रोजन है X के रूप में। जानते हैं हम लोग का ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन कंपेयर टू नाइट्रोजन। सो ROH is more soluble in water in compared to what, NH3। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम कुछ क्वेश्चन को लिख रहे हैं, जैसे HF, HCl, HBr और HI। इन सारे क्वेश्चन को मैंने लिखा और हम पता करने का प्रयास कर रहे हैं, लेट अस सपोज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चों, वन डर वाल फोर्स, है ना। और वन डर वाल फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मोलिकुलर वेट के। जिसका जितना ज्यादा मोलिकुलर वेट उतना ही क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, है ना। तो देख रहे हैं हम लोग क्या कि इस हिसाब से HI का सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर HBr का, फिर HCl का, फिर HF का। तो कहेंगे सर फिर लफड़ा कहाँ है, सब कुछ ठीक है। तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, गड़बड़ एक जगह देखिए आप ध्यान से। यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, लेकिन HF, फ्लोरीन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वन डर वाल फोर्स से स्ट्रांग फोर्स है। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके मॉलिक्यूल्स के बीच होगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा सबसे ज्यादा होगा HF का। अब फिर आ जाएगा सर वन डर वाल फोर्स के बेसिस पे, तो HI, HBr और HCl। तो इस तरीके से आप बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन या सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस को आप इजीली डिस्कस कर सकते हैं। और हम लोग अब आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप को देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये मेनली दो तरह का होता है बच्चों। एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके का, एक होमो इंटरमोलिकुलर, एक होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा हेट्रो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, हम लोग इस बात को समझते हैं। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहता है कि टू और मोर सेम और डिफरेंट कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होता है, टू और मोर सेम और डिफरेंट कंपाउंड के बीच अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन
बॉन्डिंग। जैसे देखिए ध्यान से, जैसे कि मैंने बताया आपको HF मॉलिक्यूल्स के बीच, तो अगर हम लोग HF मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें तो HF तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम X, देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं वैसे, X H Y यहां बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां हो गया फिर से क्या X H और यहां क्या है Y, फिर यहां पर आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान दें मैंने इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से इसलिए बनाया है क्योंकि जब भी HF मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कुछ इस तरीके का उसका जिगजैग स्ट्रक्चर होता है और वहां जो बॉन्ड एंगल होती है वो 120 डिग्री से लेकर के 140 डिग्री के बीच होता है। यहाँ क्या देख रहे हैं, अपने ही मॉलिक्यूल्स के बीच जो है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसमें कौन सा बच्चों, होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो एग्जांपल होगा वो किसका होगा, होमो इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, H2O मॉलिक्यूल्स के बीच, H2O मॉलिक्यूल्स के बीच H2O मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्डिंग होगा, वहां पे हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से लिखते हैं, जैसे HOH HOH, तो क्या बच्चों ध्यान से देखिए, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम XHY यहां बन जाएगा। ठीक है, फिर वही और भी कुछ हो सकता है यहाँ पे, OH H, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ले मान सकते इसको H XHY यहाँ बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं यहाँ भी क्या है, सारे के सारे H2O मॉलिक्यूल्स ही हैं, सारे के सारे क्या है H2O मॉलिक्यूल्स ही हैं, तो ये हमारे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी कौन सा होगा, होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी किसका एग्जांपल होगा बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कौन सा, होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो क्या है हम लोग क्या कि वो हमारा क्या है, हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे बहुत सिंपल ROH, मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया आप लोग, ROH और H2O क्या है बच्चों, यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखो ये दो, ये अलग मॉलिक्यूल्स है, ये दो, ये और ये अलग मॉलिक्यूल्स है, तो टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, होमो हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ तो बच्चों हम लोग अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इंटरमोलिकुलर के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक ही मॉलिक्यूल होगा लेकिन उसमें दो अलग अलग ग्रुप्स या एटम्स के बीच जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ये कहने का सेंस। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। इसका नाम है सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड
देखिए बच्चों, इसमें जो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे, देखिए मोलिक्यूल एक ही है, सैलिसिलडिहाइड जो है ये क्या है, मोलिक्यूल तो पूरा एक ही है, लेकिन हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, एक्स एच वाई क्या करेगा, ये यहाँ पर जो है ये बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल में टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स के बीच अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कहते हैं हम लोग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और एग्जांपल है इसका, ओ नाइट्रोफेनॉल, ओ नाइट्रोफेनॉल, ओ का सेंस है बच्चों ऑर्थो से, ओ का सेंस है ऑर्थो से। ठीक है, तो ओ यानी कि ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रो और फिनॉल, फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और ओ नाइट्रो कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो क्या करना है फिर, यहां भी होगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे, एक्स एच वाई क्या होगा, यहां पे हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस जगह पे। तो क्या देख रहे हैं, एक ही मोलिक्यूल है लेकिन टू डिफरेंट एटम और ग्रुप्स के बीच क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कहेंगे हम लोग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए, ये तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में और बहुत विशेष नहीं है, कुछ एग्जांपल्स को लेकर के हम लोग फिर से सॉल्युबिलिटी की बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ओ एक हमारा ओ नाइट्रोफिनॉल जैसा कि हम लोगों ने देख लिया एक, तो OH और यहाँ पे मान लीजिए आ गया NO2। ठीक है, फिर यहाँ हम लोग बात करते हैं M नाइट्रोफिनॉल, मतलब मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप। ठीक है, या इसको भी ऐसे लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, और एक P नाइट्रोफिनॉल, P नाइट्रोफिनॉल। अगर हम बात करेंगे कि सब में से किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, तो जिसमें ज़्यादा मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा उसमें हम लोग कह सकते हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, या हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी बात कर सकते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसमें होगा, उससे कम इसमें और सबसे कम इसमें। एक्चुअली इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, इसमें बहुत कम होगा, बहुत कम, 9 के बराबर, क्योंकि डिस्टेंस बच्चों बढ़ता जा रहा है और डिस्टेंस बढ़ने के कारण से जो है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो बहुत ही वीक होगी। और यहाँ तो 180 डिग्री एंगल पे है ना, जिस कारण से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर तीनों में से अगर आपसे पूछे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी, इसको 1 मान लो आप, इसको 2 मान लो और इसको क्या मान लो, 3rd मान लो, तो इसके साथ बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, 1 का, इन कंपेयर टू 3। तो इस तरीके से हम लोग को इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी देख लिए। ठीक है, अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म स्ट्रक्चर ऑफ आइस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आइस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइस जो है बच्चों वो क्या है, वाटर का सॉलिड फॉर्म है। आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि स्ट्रक्चर होता क्या है, और फिर इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होता है वो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। केज मतलब पिंजरा जैसा होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ इस तरीके से बच्चों, OH OH कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ठीक है, आइस जो है जो कि वाटर का सॉलिड फॉर्म है, उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो क्या होगा, इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तुम लोग क्या देख रहे हैं कि केज लाइक स्ट्रक्चर हो गया, मतलब चारों तरफ से तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, लेकिन देखिए बीच में जो है गैप आ गया। तुम लोग पिंजरा को देखते भी, पिंजरा कैसा होता है, चारों तरफ से घिरा हुआ होता है और बीच में खाली स्पेस होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग पिंजरा, उसी को बोलते हैं केज। और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर किसका होता है, आइस का होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, और ड्यू टू क्या है, ड्यू टू व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके कारण से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और भी सारे मॉलिक्यूल्स को आप यहाँ दिखाएंगे, है ना, तो और भी इससे भी बड़ा जो है आपको मॉलिक्यूल्स बनेगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये हाइड्रोजन कर सकता है, ये ऑक्सीजन की इधर फिर कोई हाइड्रोजन होगा तो वहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। तो हम बस एक यूनिट पार्ट को दिखाए हैं, सबसे छोटे से पार्ट को दिखाए हैं कि किस तरीके से जो है केज लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो सिंपल अगर फिजिक्स के अगर भाषा में हम लोग बोले तो कहेंगे क्या कि आइस का जो डेंसिटी है, आइस का जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ आइस जो है ना, डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर से कम होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर से कम होता है। और आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जिस सब्सटेंस का डेंसिटी कम होगा वो उसके सरफेस पे होगा। ठीक है, जैसे वाटर है, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है, आइस का डेंसिटी कम है, तो क्या करेगा, आइस जो है वाटर के सरफेस पे क्या करेगा, फ्लोट करेगा। आइस जो है वाटर के सरफेस पे क्या करेगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा। तो फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि वाटर तो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, और आइस जो है वो हमारा क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। और सॉलिड फॉर्म कब बनता है बच्चों, जब पार्टिकल नजदीक आते हैं एक दूसरे के। तो फिर इससे इसका डेंसिटी ज़्यादा कैसे हो सकता है, इससे इसका डेंसिटी ज़्यादा कैसे हो सकता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ बताया कि इस तरीके का स्ट्रक्चर बनने के कारण बीच में जो है बहुत सारा वैकेंट स्पेस बन जाता है, बीच में बहुत सारा क्या बन जाता है, बहुत सारा वैकेंट स्पेस बन जाता है। और वैकेंट स्पेस बनने के कारण से जो है आइस जो होता है वो खोखला हो जाता है, और खोखला हो जाने के कारण से जो है उसकी डेंसिटी जो है वाटर की डेंसिटी से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिस कारण से जो है ये जो है ये क्या करता है, वाटर के सरफेस पर फ्लोट करता रहता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा शब्द में हम समझा दिए इस बात को कि चूंकि केज लाइक स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग चूंकि इसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस कारण से बहुत सारा वैकेंट स्पेस जो होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बहुत सारा वैकेंट स्पेस जो होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, बच जाता है ना, जिस कारण से उसका डेंसिटी जो होता है वो खोखला जैसा हो जाता है। और हम जानते भी हैं कि खोखला जो होता है, जो जितने भी खोखले सब्सटेंस हैं उनका डेंसिटी बहुत कम होता है। जैसे आप बहुत सारा आप पत्थर को भी देखेंगे, ईंट को, ब्रिक्स को देखेंगे कि जो खोखला होता है ना वो जो है वाटर के सरफेस पर क्या करता है, फ्लोट करता है ना। तो खोखला सब्सटेंस का डेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और खोखले सब्सटेंस की डेंसिटी कम होने के कारण से जो है वो वाटर के सरफेस पर फ्लोट कर सकता है, बशर्ते कि उसकी डेंसिटी जो है वाटर की डेंसिटी से कम हो। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे कि वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है इन कंपेयर टू आइस, सो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो सिंपल सा इसका हम लोग का आंसर मिल गया कि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, आइस की कम होती है, जिस कारण से जो है आइस वाटर के सरफेस पर फ्लोट करता है। आपसे कोई अगर ये पूछ दे कि क्यों ऐसा कैसे हो सकता है, आइस जो है सॉलिड फॉर्म है वाटर का, और चूँकि आइस सॉलिड फॉर्म है वाटर का, तो सॉलिड फॉर्म का फॉर्मेशन तब होता है जब पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। तो पार्टिकल नज़दीक आने पर डेंसिटी तो बढ़ेगी, तो बिल्कुल बढ़ेगी, डेंसिटी तो बढ़ना ही चाहिए था। लेकिन एक्चुअली यहाँ जब पार्टिकल नज़दीक आए तो पार्टिकल के नज़दीक आने के कारण से जो है वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना स्टार्ट हो गया। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना स्टार्ट हो गया, जिस कारण से वहाँ जो स्ट्रक्चर जो बनना स्टार्ट हो गया वो केज लाइक स्ट्रक्चर, मतलब पिंजरे जैसा, मतलब खोखला स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गया, जिस कारण से उसकी डेंसिटी जो है वाटर की डेंसिटी से कम हो गई, है ना, और जिस कारण से जो है आइस वाटर के सरफेस पर आराम से फ्लोट करता रहेगा। चलिए, ये तो बड़ा आसान सा बात हो गया। फिर थोड़ा सा हम कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं आप लोगों को। अब आप कहेंगे कि वाटर मैं बात कर रहा हूं, वाटर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, H2O, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आइस, H2O। ये लिक्विड फॉर्म है और ये सॉलिड फॉर्म में, फर्क इतना ही है।
तो अगर कोई कंटेनर है, कंटेनर में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो क्या वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा कि नहीं? हो सकता है या नहीं, है ना? तो हम कहेंगे बिल्कुल भी नहीं होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग एट एसटीपी, एट रूम टेम्परेचर, एट नॉर्मल टेम्परेचर, सिंपल हम लोग कहेंगे तो, ठीक है। बिकॉज आप कहेंगे क्या कि सर सॉलिड में तो हो गया, सॉलिड आइस जो है वो सॉलिड वाटर जो है उसमें तो हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये भी वाटर मॉलिक्यूल्स है। इससे पहले भी आपने एग्जाम्पल बताया तो उसमें आपने कहा था कि हाँ वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो मैंने बिल्कुल कहा था कि हाँ होता है। होगा कब? जब सॉलिड मतलब वाटर के पार्टिकल्स जो है नज़दीक आना शुरू हो जाएंगे तब। तो कहोगे सर ऐसा कोई टेम्परेचर, ऐसा कोई एक क्राइटेरिया हम लोग को मालूम चले जहाँ से ये समझ में आ जाए कि हाँ वहाँ से जो है वाटर का मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना शुरू कर दे? तो बिल्कुल, अगर कोई भी वाटर है, वाटर H2O है ना, तो H2O का अगर टेम्परेचर जो है अगर 4 डिग्री सेल्सियस से अगर जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संख्या बढ़ती जाएगी, ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बनना शुरू हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? टेम्परेचर घटने लगा। जब टेम्परेचर घटने लगा तो क्या हुआ एक्चुअली? तो टेम्परेचर घटने के कारण से जो है पार्टिकल नज़दीक आया, जब पार्टिकल ज़्यादा नज़दीक आया तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनना शुरू हो गया। लेकिन वाटर जो हम लोग बोल रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, वो कब? इन जनरल 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर, और नॉर्मली हम लोग सोचेंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस, जैसे बात को समझ जाइए एकदम क्लियर कि 4 डिग्री सेल्सियस जैसे जैसे कमेगा वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाएगा, मतलब ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू हो जाएगी। और अगर 4 डिग्री सेल्सियस पहुँचते पहुँचते मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अगर आइस है, मान लीजिए आइस है ना, तो आइस जनरली 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, है ना, और बिलो 4 डिग्री सेल्सियस पे आइस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे जैसे कम होना शुरू हो जाएगा वैसे वैसे जो है आइस बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जैसे अब कहने का सेंस है कि 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे आइस का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संख्या बढ़ता जाएगा। और मैक्सिमम कहाँ होगा बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस से कम पर। मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संख्या जो होगी वो बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संख्या घटती जाएगी। और 4 डिग्री सेल्सियस पे मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं। मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर जाते हैं? ब्रेक कर जाते हैं। उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस के बाद का अगर टेम्परेचर देंगे आप, तो बचा खुचा जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, वो भी उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर जो है वो भी टूट जाता है। अब सोचने की बात है कि वाटर लिक्विड फॉर्म में है तो कहीं ना कहीं उसका टेम्परेचर 5, 6, 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। तो 5, 6, 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास एक्चुअली कंप्रेस नहीं होगा वाटर, अब वो एक्सपैंड करेगा। जब एक्सपैंड करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स नज़दीक नहीं आएगा, बल्कि क्या जाएगा दूर जाएगा। और दूर जाने के कारण से जो है वहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन ही नहीं पाता है, ठीक है। तो होपफुली ये बात आप लोग को समझ में आया होगा। फिर से मैं इस बात को बोलूँ कि मैं आखिर का क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था कि अभी तो बड़ा आराम से बोल दिए कि हाँ सॉलिड आइस यानी कि आइस जो होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से जो है उसका डेंसिटी कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स को, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को अगर हम लोग रखे हुए हैं एक कंटेनर में, तो वहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना तो चाहिए था, बिकॉज हम लोग जान रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, बिल्कुल करता है। तो कह रहे हैं कि बिलो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर कमेगा वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर एक्चुअली होता क्या है कि वाटर का मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होना शुरू हो जाता है, वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। सिकुड़ने के कारण से जो है वाटर मॉलिक्यूल्स नज़दीक आना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स नज़दीक आएगा उसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संभावना बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। और टेम्परेचर घटाएंगे और मॉलिक्यूल्स नज़दीक आएगा, जिस कारण से और ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, ऑक्सीजन और कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन के बीच। लेकिन जैसे जैसे 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से हम लोग बढ़ाएंगे, टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा तो वहाँ से कंप्रेशन नहीं बल्कि क्या होगा बच्चों? एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा।
वाटर का मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड करना शुरू कर देगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर वाटर मॉलिक्यूल्स में एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा। जब एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे। और जब वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे तो वहां पर जो है कोवैलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम के बीच जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना खत्म हो जाएगी, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि लिक्विड फॉर्म में जितने जो भी वाटर्स होते हैं जनरली उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होता तो वो आइस में कन्वर्ट हो चुका होता। बहुत सिंपल सा एक और क्वेश्चन यहाँ से इन जनरल पूछता है आपसे कि H2O जो है क्या होगा